हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव टेंगोया। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज की इस वीडियो में हम महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, पार्ट नंबर 4, जिसमें हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 6 को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो एक तरफ हमें इंडिया को आज़ादी मिली थी 1947 में, और दूसरी तरफ गांधी जी की लाइफ में एकदम एंड फेज चालू हो गया था। अब बहुत जल्द गांधी जी का सेशन होने वाला था, तो लास्ट फेज एक चल रहा था जिसके कारण इस टॉपिक का नाम पड़ा था लास्ट हीरोइक डेज। तो बेसिकली इसमें हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद गांधी जी ने क्या क्या एक्टिविटीज करी, किन जगहों पर ट्रेवल किया, क्या क्या उन्होंने काम किया इसके बाद, और एट द एंड उनका डेथ केस हुई, उसके बाद क्या हालात थे इंडिया के। तो ये सब हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जब इंडिया को आज़ादी मिली, डेट तो बताने की जरूरत ही नहीं, आप सबको पता ही होगा, 15 अगस्त 1947 को। इस समय हर पूरे इंडिया में एक सेलिब्रेशन का माहौल था। फ्लैग होइस्ट किया जा रहा था, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बजाए जा रहे थे, पूरा जश्न खुशी मनाया था और डिजर्व भी कर रहा था खुशी मनाना, क्योंकि एक लंबे खासे स्ट्रगल के बाद हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन इस समय गांधी जी कैपिटल में ना होकर कलकत्ता में थे, और कलकत्ता में भी कोई सेलिब्रेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने इस समय 24 आवर का फास्ट किया। इससे क्लियरली दिखता है कि गांधी जी दुख मना रहे थे। गांधी जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस बारे में लेके कि इतनी मेहनत उन्होंने करी, इतना नॉन वायलेंट उन्होंने सपोर्ट किया पूरे स्ट्रगल के दौरान अपनी पूरे लाइफ टाइम में, और जब आज़ादी मिली तो उसकी इतनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी। हमारे देश का बंटवारा हो चुका था और इतने सारे रियॉट्स फैल रहे थे, पूरे हर जगह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही थी और एक दूसरे को एकदम हेट की नजरों से देखा जा रहा था। तो इससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके बाद जो उनके गांधी जी के बायोग्राफर हैं डीजी तेंदुलकर, उन्होंने इनके बारे में बायोग्राफी लिखी है। तो वो बताते हैं कि अगले कुछ महीनों में, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में गांधी जी अपना मेनली टाइम बिताया अलग अलग हॉस्पिटल्स में ट्रेवल करने में, अलग अलग रेफ्यूजी सेंटर्स में, जहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजीज थे इस समय पे, जो ना इंडिया के थे ना पाकिस्तान के थे। लोगों को समझ में ही नहीं आया था कहाँ जाना चाहिए, तो इन लोगों से मिलने में उन्होंने अपना मेन टाइम बिताया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, क्योंकि वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहे थे, अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, एक दूसरे के ऊपर एब्डक्शन चल रहे थे, तो इन सब सीन हो रहे थे। तो गांधी जी मेनली इन लोगों से मिलने में व्यस्त थे इस समय। वो चाहते थे कि ऐसे लोगों से जो इस समय एक्चुअली सफर कर रहे हैं बहुत ज्यादा इस आज़ादी के बाद के पीरियड में, उनसे वो मिले, उनसे दुख दर्द शेयर करें, उनको थोड़ा सजेशन दें कि उनको क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करने में अपना टाइम बिताएं। तो ये उस समय गांधी जी कर रहे थे। इसके अलावा जितने भी सिख्स, हिंदूज, मुस्लिम्स हैं, इन सब से गांधी जी एक ही बात बोल रहे थे कि आपके साथ जो भी अभी हुआ है, जो भी पार्टीशन हुआ है, जो भी वायलेंस हुआ है, इसको आप भूलने की कोशिश करो। इसके अलावा एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, एक दूसरे की तरफ सिंपैथी रखो। हमें एकदम भाई जैसे रहना चाहिए, इसके आगे हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। हमें भले ही अब पार्टीशन हो गया, भले हमें अंदर इस समय में बहुत ज्यादा वायलेंस और हेट्रेड है, लेकिन इसको भूल के हमें एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए, एक पीसफुल लाइफ को आगे स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सब गांधी जी का कहना था। इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी अब काम कर रही थी। गांधी जी और नेहरू जी के कारण, इन दोनों के मेन कहने पर, कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन को पास किया। उन्होंने बोला कि हम जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनको हेल्प करने में काम करेंगे, माइनॉरिटीज के राइट्स को बचाने में काम करेंगे। तो ये काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी। जो कांग्रेस पार्टी थी, इसका कहना था कि हमने कभी भी पार्टीशन को सपोर्ट नहीं किया, हमने कभी भी टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि फोर्सफुल हमसे एक्सेप्ट करवाया गया हमें, और फोर्सफुली हमारे देश का बंटवारा किया गया। इसके वो बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे। इनका कहना था कि अब हमारे भले ही पार्टीशन तो हो चुका, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को हम बचाएंगे। पाकिस्तान में भले ही कुछ भी चलता रहे, वो मुस्लिम नेशन बने या कुछ भी करे, लेकिन इंडिया में हम डेमोक्रेसी को अपनाएंगे, सेकुलरिज्म को अपनाएंगे, और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये इंडिया की अप्रोच थी, जो कि एक बहुत अच्छी अप्रोच थी। इसके साथ साथ इंडिया में ये भी बोला जा रहा था, कांग्रेस पार्टी इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी कि कोई भी आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, किसी भी कल्चर, रेस के हो, किसी भी चीज को आप फॉलो करते हो, हम आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। हमारा जो लॉ होगा वो सबके लिए समान होगा, और ये हमें आज की डेट में देखने को भी मिलता है कि इंडिया में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। इंडिया किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, सभी को एक इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। अब गांधी जी का जो इस पीरियड के बारे में, जो ये गांधी जी का इंडिपेंडेंस के बाद का कुछ महीनों का पीरियड था, इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग राइटर्स ने भी लिखा है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस बारे में लिखा हुआ है, अपनी अपनी बुक्स में अलग अलग जगहों पे स्पीचेस दिए हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। इसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं जो ये पीरियड था कुछ महीनों का, ये गांधी जी की लाइफ का सबसे फाइनेस्ट आवर था।
फाइनेस्ट आवर का मतलब होता है कुछ एक छोटा सा एक ऐसा पीरियड जहाँ पे गांधी ने जितने भी एक्टिविटीज़ करी, जितनी भी चीज़ें उन्होंने की, वो बहुत ज़्यादा एडमायरेबल थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल काम किया और उनका ये जो पीरियड का काम है वो अप्रिशिएट डिजर्व करता है। तो ये बहुत सारे लोगों का कहना है। गांधी जी ने यहाँ पे बहुत अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करने की कोशिश करी और वायलेंस को रोकने की भी कोशिश करी। सबसे पहले बंगाल में उन्होंने जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही थी, वायलेंस चल रहा था, वहाँ पे पीस लाने की उन्होंने कोशिश करी। गांधी जी इस समय मेनली अलग अलग जगहों पे जहाँ पे वायलेंस चल रहा है, रियॉट्स वगैरह चल रहे हैं, वहाँ पे विजिट कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी के लोग उस समय बहुत ज़्यादा सुना करते थे। तो वो बेसिकली कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करते थे, उनको सजेस्ट करते थे कि आप पीस मेंटेन करके रखो, एक दूसरे से दोस्ती करने की कोशिश करो। तो वही उन्होंने किया। सबसे पहले बंगाल में पीस को प्रिवेल करवाया, उसके बाद वहाँ से वो मूव किए दिल्ली की तरफ। दिल्ली में यही काम करने के बाद उनका प्लान था कि अब हम पंजाब की तरफ, पंजाब में जहाँ पे भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे रियॉट्स चल रहे हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे शांति कराएंगे। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी अड़चने आई थी अब उनके सामने। जब वो दिल्ली में मीटिंग्स कर रहे थे अपनी, तो बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे रेफ्यूजीज थे जो यहाँ पे रेफ्यूजीज थे इस टाइम के, वो सबसे गुस्सा में थे, क्योंकि अब ये ऐसे लोग थे जो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे थे। एक तरफ पूरा इंडिया खुशी में था कि हमें इंडिपेंडेंस मिला, दूसरी तरफ ये रेफ्यूजीज थे, उनको यही नहीं पता चला था कि हमें किस देश को बिलोंग करते हैं। भले हम इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर लें तो लेकिन किस देश की, इंडिया की पाकिस्तान की। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी दोनों। इंडिया में भी मुस्लिम माइनॉरिटी और पाकिस्तान में तो खासकर ज़्यादा ही हिंदू माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो वहीं यहाँ पे देखने को मिला जब दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे गांधी जी, तो वहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजीज ने नारे लगाना चालू किए। बहुत सारे लोग कुरान के रीडिंग्स को ऑब्जेक्ट कर रहे थे। बहुत सारे लोग ये नारे लगा रहे थे कि आप इंडिया में तो मुस्लिम्स की हेल्प कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान में जो सिख्स भाई हमारे हैं, जो हिंदू भाई हमारे हैं, आप उनको जाके क्यों हेल्प नहीं कर रहे हो? क्या आप मुस्लिमों को सपोर्ट करना चाहते हो बस, क्या आप सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हो? तो ये बहुत सारे लोगों ने ऐसे तरीके के नारे लगाए। इसके अगेंस्ट जो गांधी जी के बायोग्राफर हैं डीजी तेंदुलकर, वो लिखते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि गांधी जी तो ये भी चाहते थे कि वहाँ की भी जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू माइनॉरिटीज, सिख माइनॉरिटीज, उनकी भी हेल्प करना चाहते थे, और दोनों को इक्वल, इन तीनों को, सिख्स को, हिंदू को, मुस्लिम को, इन सभी को इक्वली ट्रीट करते थे और सबकी इक्वली हेल्प करना चाहते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो यहाँ से चले भी गए मान लो, लेकिन वहाँ पे जाके क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे वहाँ चले जाए जब वो इंडिया में ही मुस्लिम की हेल्प नहीं कर पा रहे? तो गांधी जी सबसे पहले चाहते थे कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं उनकी वो हेल्प करें, और उसके बाद वहाँ जाए ताकि वहाँ पे एटलीस्ट मुंह दिखाने लायक वो रह पाए। तो ये गांधी जी की सोच थी कि वो सबको इक्वली हेल्प करना चाहते थे। ये सब कहना है इनके जो बायोग्राफर है डीजी तेंदुलकर उनका। तो ये गांधी जी ने सारी एक्टिविटीज करी और गांधी जी ने मेन अपना इस पीरियड का लाइफ को डिवोट किया पीस को प्रिवेल कराने में, शांति को फैलाने में, और अलग अलग जहाँ पे जो हेट्रेड फैल रहा था अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में उनको। तो इसके बाद 20 जनवरी 1948 को गांधी जी की लाइफ में अटैक हुआ, उनको मारने की कोशिश की गई लेकिन ये फेल हो गया। फिर गांधी जी से ज़्यादा डर के बैठे नहीं, वो फिर से अपनी उन्होंने नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू रखी। फिर 26 जनवरी आया 1948 में ही। फिर गांधी जी ने यहाँ पे जब अपनी प्रेयर मीटिंग में गए तो उन्होंने उसी बात को डिस्कस किया कि पहले हम कैसे 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया करते थे एज एन इंडिपेंडेंस डे। ये आपको याद होगा, हमने इसी चैप्टर में पहले पढ़ा थोड़ी देर पहले ही। तो उसी को बात को उन्होंने अपनी प्रेयर मीटिंग में डिस्कस किया कि कैसे ये बहुत अच्छा दिन हुआ करता था, हम कैसे यहाँ पे ये सब एक्टिविटीज किया करते थे। ये सब उन्होंने अपने वहाँ पे एक काइंड ऑफ स्पीच दी छोटी सी, ये सब उन्होंने डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि हालांकि अब जो इंडिपेंडेंस हमारी आई है ये उस तरीके की नहीं आई जैसे हमने एक्सपेक्ट करी थी, ये डिसइल्यूजनिंग है। इसने हमारे जो ट्रस्ट थे, जो हमारे बिलीफ थे, उनको तोड़ा है, और जैसी आनी चाहिए थी वैसी बिल्कुल भी नहीं आई। लेकिन जो वर्स्ट पार्ट था वो अब खत्म हो चुका है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया कभी भी इस फेज से नहीं गुजरेगा जहाँ पे इतनी घटिया हरकतें इंडिया के बीच में होंगी। इस तरीके से इंडिया कभी डिवाइड नहीं होगा। इंडिया में कभी भी कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से नफरत नहीं करेगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को गलत तरीके से ट्रीट नहीं करेगी। भले कितना छोटी कम्युनिटी कोई ना हो, दूसरी कोई बहुत मेजॉरिटी हो, कोई माइनॉरिटी हो, इस डिफरेंस से कोई इंडिया में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया के जो रूल्स रहेंगे, रेगुलेशंस रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, वो सभी को इक्वली ट्रीट करेगा। और ये सब उन्होंने एक्सपेक्ट करी। गांधी जी जो थे उन्होंने पूरी अपनी लाइफ लॉन्ग एक ही चीज़ को स्ट्रगल किया है कि अलग अलग मूवमेंट से एक ही चीज़ को करने की कोशिश करी कि इंडिया में यूनिटी आ सके। इस यूनिटी को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इंडिया में अब डिफ्रेंशिएशन आ चुका था। इंडिया डिवाइड हो चुका था दो पार्ट्स में, एक पाकिस्तान एक इंडिया। और अब गांधी जी ये चाह रहे थे कि अब भले ही हम डिवाइड हो चुके हैं, हमें ऐसे रहना चाहिए कि दूसरी दुनिया के हम सामने एक ही रहें। हम भले ही जुदा हो चुके हैं लेकिन हमें एक भाई जैसे रहना चाहिए। हम दो कंट्री एकदम ऐसे मिलके चलना चाहिए कि
कभी भी ये जो हमारी हेट्रेड है वो किसी और को देखने को ना मिले, कभी भी ये हेट्रेड हमारे बीच में ना रहे। लेकिन ऐसा कुछ हो तो कभी नहीं पाया। आज भी हम जानते हैं क्या सिचुएशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्रिकेट के मैच तक में तो लड़ाई हो जाती है, तो दो देश क्या रहेंगे चल के। हम जानते हैं कि किसकी गलती है किसकी नहीं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ गांधी जी के ओपिनियंस के बारे में बात करेंगे। तो ये सब गांधी जी के ओपिनियंस थे कि हमें साथ मिलकर रहना चाहिए। लेकिन सब लोगों के गांधी जी के लेकर एक से ओपिनियन नहीं थे। बहुत सारे लोग गांधी जी को अपोज भी किया करते थे। तो 30 जनवरी 1948 शाम का समय था। गांधी जी अपनी रेगुलर जिसमें जाते थे, प्रेयर मीटिंग पर जा रहे थे। फिर से एक बार वहाँ पे एक व्यक्ति आता है और उनको गोली मार देता है। गांधी जी की यहाँ पे डेथ हो जाती है। ये इनका नाम आपने सुना ही होगा, नाथूराम गोडसे। ये एक ब्राह्मण थे, पुणे में रहने वाले थे, एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर थे। इनको गांधी जी को मार डाला गया क्योंकि एक बहुत ज्यादा कट्टर हिंदू थे। इनका कहना था कि गांधी जी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करते थे, पाकिस्तान के सपोर्टर है, मुस्लिम्स के सपोर्टर है, ये इनका कहना था, जिसके कारण इन्होंने गांधी जी को गोली मार दी। इसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि गांधी जी की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग हो रखी थी, तो पूरा देश अब दुख में जा चुका था। पूरा देश, जहाँ पे एक टाइम ऐसा था सिर्फ गांधी जी को देख के ही लोग रोने लगे थे, तो अब तो यहाँ पे गांधी जी की डेथ हो गई थी। तो पूरा देश अपना शोक मना रहा था, अपना ग्रीफ दिखा रहा था, और पूरा देश इस समय थम सा गया था। और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हमें इम्पैक्ट देखने को मिला था। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे इंडिया के बाहर भी जो अपना दुख ओपनली दिखा रहे थे। बहुत सारे दुखी थे लोग। इनमें से आते हैं जॉर्ज ऑरवेल और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग, जिन्होंने क्लियरली ओपनली दिखाया अपना दुख गांधी जी की डेथ के बाद। इसके बाद जो टाइम्स न्यूज़पेपर मैगजीन था, टाइम्स मैगजीन ने इसके पहले एक समय हमने देखा था कि गांधी जी के एकदम सख्त अपोज में अपना आर्टिकल छापा था, अपनी रिपोर्ट छापी थी, उनके फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ाया था, उनकी आइडियोलॉजी का मजाक उड़ाया था। अब गांधी जी की डेथ के बाद वो गांधी जी के प्रति अपना दुख दिखा रहा है, गांधी जी को एकदम से महान दिखाने लगा था। गांधी जी को वो अब्राहम लिंकन से भी कंपेयर कर देता है। वो बोलता है कि अब्राहम लिंकन को एक कट्टर अमेरिकन ने मारा था, जिसने इसलिए मार दिया था गांधी जी को क्योंकि उनका अब्राहम लिंकन का ये मानना था कि हम सब इक्वल हैं, हमें रिलीजियस या किसी भी रीजन से एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इसके कारण उनको मार डाला गया था। और यहाँ पे गांधी जी को एक कट्टर हिंदू ने मार डाला है, जिसने सिर्फ इसलिए मार डाला गांधी जी को क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हमें यूनिटी रखना चाहिए, हम भले ही पार्टीशन हो चुका है लेकिन हमें फिर भी भाई भाई जैसे रहना चाहिए। तो ये इस तरीके से उन्होंने अब्राहम लिंकन जी के साथ गांधी जी को कंपेयर किया। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि अब जो ये भीड़ उमड़ रही है गांधी जी के लिए, जो हमें एकदम लोगों का तूफान देखने को मिल रहा है, लोगों का दुख देखने को मिल रहा है, ये कोई नई चीज नहीं हो गई, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। गांधी जी इतनी बड़ी हस्ती बन चुके थे तो ये तो होना ही था। दुनिया का पूरी देश का उमड़ना गांधी जी के लिए तो देखना बनता ही था, और ये तो एक्सपेक्टेड भी था। गांधी जी के लिए पूरा एक साथ देश हो रहा था, जैसे कि लिंकन के समय लिंकन के लिए पूरा अमेरिका हो रहा था। तो इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक नंबर 6, नोइंग गांधी के ऊपर। नोइंग गांधी, आपको समझ में आ गया होगा कि गांधी जी के बारे में फिर से बात होने वाली है, लेकिन हमने पहले भी बहुत सारी गांधी जी के बारे में ही बात करी, तो इसका नाम अलग क्यों है? क्योंकि इसके पहले मेनली हम बात की है गांधी जी के एक्टिविटीज के बारे में, गांधी जी कहाँ गए, कैसे किया, ये सब के बारे में। अब हम मेनली सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, क्या अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं गांधी जी के बारे में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे आती है हमारी स्पीचेस। अब स्पीचेस बहुत सारे लोग दिया करते थे, गांधी जी खुद बहुत सारी स्पीच देते थे। उनके कंटेम्परेरीज ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनके साथ में थे, अलग अलग लीडर्स थे जो उनके सपोर्ट में भी थे, कुछ लीडर्स थे जो उनके अलग आइडियोलॉजी वाले थे। तो इन सब की स्पीचेस भी बहुत इंटरेस्टिंग रहती है अगर आप पढ़ो इनके बारे में, क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नेहरू जी को स्पीच देना है, फिर कोई ऐसे इंसान को स्पीच दे तो गांधी जी एकदम ऑपोजिट है। तो ये सब चीज़ें हमें गांधी जी की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बताती है, क्योंकि ओपिनियन देते हैं अलग अलग कंटेम्परेरीज गांधी जी के बारे में उस समय क्या सोचा करते थे। लेकिन एक बात यहाँ पे हमें नोट करना जरूरी है, जो पब्लिक जो भी चीज़ होती है, यहाँ पे इन लोगों को अच्छे से पता होता है लीडर्स को कि हम पब्लिक के लिए कोई भी गलत बात नहीं बोल सकते। आज के अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो राहुल गांधी हो गए और मोदी जी हो गए। मोदी जी राहुल गांधी को कोई पब्लिकली कोई गलत बात नहीं बोल सकते, राहुल गांधी मोदी जी को कोई पब्लिकली गलत बात नहीं बोल सकते। भले ही दोनों कितने ऑपोजिट है, लेकिन पब्लिकली वो समझते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो जो पब्लिक स्पीचेस जो होती है वो ज्यादा कभी भी हमें इमोशंस को नहीं दिखाती है, बल्कि खुद को जो उनको बोलना होता था, जो पॉलिटिकली करेक्ट चीजें होती थी वो बोला करते थे लोग। इसके बाद दूसरी एक सोर्स आती है लेटर्स। लेटर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपने इमोशंस अक्सर दिखा दिया करते हैं, अपना एंगर, अपना
फ्रस्ट्रेशन या फिर कोई भी उनके ओपिनियंस हो या फिर इमोशंस हो, तो हमें लेटर्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि लेटर एक प्राइवेट चीज़ है जो पब्लिक को ज़्यादा दिखेगा नहीं, तो ऑब्वियसली दो लोगों के बीच की बात है जहाँ पे वो इमोशंस को भी अपने डाल सकते हैं। तो लेटर्स एक अच्छी सोर्स है, लेकिन यहाँ पे भी हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर फॉर एग्जाम्पल गांधी जी कोई लेटर लिख रहे हैं उस समय किसी भी लीडर को, मे बी नेहरू जी को या फिर नेहरू जी किसी और को लिख रहे हैं, तो ये लोग अच्छे से समझते थे कि हमारे जो लेटर है फ्यूचर में पब्लिक हो सकते हैं, पब्लिश हो सकते हैं, पब्लिक बोल रहा सॉरी, पब्लिक भी हो सकते हैं, पब्लिश भी हो सकते हैं। तो ये लोग अच्छे से इस बात को समझते थे, तो कोई भी ऐसी बात जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करे वो कभी भी लेटर्स में नहीं लिखते थे, क्योंकि ये बात अच्छे से फ्यूचर को देख रहे थे। वो लोग इतने बड़े बड़े लीडर्स थे, फ्यूचर को तो देख ही सकते थे। तो लेटर्स में भी कोई भी गलत कंट्रोवर्शियल बात ये लोग नहीं लिखा करते थे, एक तरीके से फिल्टर लगा के लेटर को भी लिखा करते थे। तो ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखनी है। तो एक क्वेश्चन आया कि लेटर कहाँ पब्लिश किए जाते थे, तो गांधी जी ने और नेहरू जी ने दोनों ने ही अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे लेटर्स को खुद ने पब्लिश किया। गांधी जी ने अपने जर्नल में हरिजन नाम के बहुत सारे लेटर जो उनको लिखे गए थे उनको पब्लिश किया। उसके अलावा नेहरू जी ने जो नेशनल मूवमेंट के टाइम पे उनको लेटर्स लिखे जाए थे अलग अलग लोगों के द्वारा, उन सभी को बहुत सारे लेटर्स को पब्लिश किया। तो ये कुछ लेटर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में डिटेल दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1920s के समय नेहरू जी जो थे वो सोशलिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे थे। 1928 में वो जब यूरोप से वापस इंडिया आए तब उनको सोवियत यूनियन का जो सेटअप था वो बहुत पसंद आया था। ये आपने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि सोशलिज्म सपोर्ट करता था सोवियत यूनियन। तो गांधी जो नेहरू जी थे उनको ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा था और वो धीरे धीरे सोशलिज्म की तरफ झुकने लगे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही अलग अलग लोग थे, अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग थे, बहुत सारे ऐसे आइडियोलॉजीज वाले लोग थे जो बोल रहे थे कि नहीं, हमें सोशलिज्म नहीं बल्कि राइट विंग पॉलिसीज को भी सपोर्ट करना चाहिए। कंजर्वेटिव्स थे बहुत सारे जो राइट विंग पॉलिसीज को, कंजर्वेटिव्स यानी कि ऐसे लोग जो राइट विंग पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला कांग्रेस पार्टी के अंदर जो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। फिर 1936 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने कांग्रेस पार्टी के, तब उन्होंने क्लियरली फैसिज्म के अगेंस्ट बातें बोली। उन्होंने क्लियरली सपोर्ट किया सोशलिज्म को, लेफ्ट विंग पॉलिसीज को सपोर्ट किया। तब बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो बोल रहे थे कि ये चीज़ गलत है। फैसिज्म यानी कि क्या होता है, बेसिकली राइट विंग पॉलिसीज जहाँ पे डिक्टेटरशिप को प्रमोट किया जाता है, एक सोल लीडर को प्रमोट किया जाता है। इसके अगेंस्ट क्लियरली उन्होंने बात करी नेहरू जी ने। नेहरू जी का मानना था कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको एकदम पुअर्स के लिए काम करना चाहिए, जो वर्किंग क्लास है उसके लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इस ओपिनियन के लोग थे कि गवर्नमेंट को मेनली ऐसे कामों में प्रमोट करना नहीं चाहिए, रिजर्वेशन वगैरह के खिलाफ जाना चाहिए और इक्वालिटी से ट्रीट करना चाहिए सभी लोगों को। बहुत सारे लोग राइट विंग पॉलिसीज वाले लोग थे। इनमें से कुछ कंजर्वेटिव्स में से आते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो ये लोग जो बोल रहे थे कि नहीं, जो आपकी जो पॉलिसीज है सिर्फ और सिर्फ पुअर सेक्शन को फेवर कर रही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप ऐसे ही चलते हैं तो हमें आपकी वर्किंग कमेटी छोड़ के जानी पड़ेगी, हम आपके ऐसे साथ में नहीं रह सकते। तो यहाँ पे इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पार्टी के बीच में होने लगा था, इतने बड़े बड़े 3 लीडर्स के बीच में होने लगा था। तब गांधी जी एज यूजुअल आए, यहाँ पे इन्होंने मीडिएट कराने का काम किया। सबको इन्होंने वार्धा में अपने आश्रम में बुलाया, सबको बिठाया एक साथ और सबको समझाया कि आपकी जो नेहरू जी को समझाया कि जो आपकी एकदम आप अगेंस्ट जा रहे हो, सबके वो सही नहीं है। और बाकी दोनों को समझाया कि नेहरू जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक लीडर है, आपको उनकी बातों का एकदम अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से गांधी जी ने यहाँ पे मीडिएट कराने का काम किया। इसके बाद आपकी बुक में लाइन से 3 लेटर्स आते हैं जो पब्लिश किए गए थे। तो 3 लेटर्स हैं, उसमें सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है नेहरू जी के लिए। उसके बाद नेहरू जी ने बात करी है गांधी जी के साथ और गांधी जी ने फिर रिप्लाई किया नेहरू जी को। इन तीनों लेटर्स में यही बात जो हमने पिछली बार की इंसिडेंट, उसी के बारे में आगे कंटिन्यूएशन है कि कैसे इन लोगों के बारे में बातें हुई, लोग एक दूसरे को क्या बात कर रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको इसमें जो एक एक डिटेल लिखी है कि गांधी जी ने क्या बोला, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या बोला, नेहरू जी ने क्या बोला, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। अगर आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार बुक खोलो और एक बार इन तीनों को पढ़ लो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ब्रीफ में मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि बेसिकली किस तरीके के ओपिनियन ये एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने जब सबसे पहले नेहरू जी को लेटर लिखा तो उन्होंने इस तरीके से बात करी कि उनको रिस्पेक्ट दिखाने की कोशिश करी। उन्होंने बोला कि हम भले ही आपके ऑपोजिट चले गए थे, लेकिन हम आपका बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं था कि आपको एकदम ही हमें हार्म करना है या फिर एकदम ही हम आपसे दुश्मन रखते हैं, बल्कि हम आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपको हर्ट बिल्कुल भी करना नहीं चाहते थे। तो इस तरीके से प्रसाद जी ने पूरा अपना लेटर लिखा नेहरू जी के लिए कि हम भले ही आपके ऑपोजिट गए, लेकिन हम आपको हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं एज अ लीडर। इसके बाद नेहरू जी ने गांधी जी को लेटर लिखा, यही चीज़ें बताते हुए कि प्रसाद जी ने मेरे से जो रिस्पेक्टफुल एक लेटर लिखा। उसके बाद उन्होंने ये सब बातें करी, लेकिन मैं अभी भी सपोर्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजीज है। मैं प्रेसिडेंट
को तो मेरा हक भी है इधर पे बातें करना। तो इस तरीके से उन्होंने गांधी जी को एज अ फ्रेंड अपनी बातें बताई, एज अ पॉलिटिकल फ्रेंड आप कह सकते हैं। और उसके बाद गांधी जी ने भी रिप्लाई किया कि ना तो वो लोग पूरे गलत है ना आप पूरे गलत हो, आपने एकदम सही सपोर्ट किया, आपने जो सपोर्ट किया वो एकदम गलत नहीं है, आपको शांत बैठना भी सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने एडवाइस किया कि आपको हंसी मजाक करते रहना है, पार्टी में आपको एकदम से गुस्सा नहीं करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। और इस तरीके इन तीनों की एज अ फ्रेंडली टॉक हमें देखने को मिली। हालांकि फ्रेंडली नहीं थी यहाँ पे, पॉलिटिकल एकदम एंगरनेस था एक दूसरे की तरफ, लेकिन लेटर्स इस तरीके से ही लिखे जाते थे, एक दूसरे को आप एकदम से बुराई तो कर नहीं सकते। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे ये लेटर्स तो आप बुक में बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं। एक अगली सोर्स हमारे सामने आती है किसी भी इंसान के बारे में और अच्छे से समझने के लिए, वो है ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज किसी भी इंसान के ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझाती है, उसके इमोशंस को, उसके ओपिनियंस को बहुत अच्छे से दिखाती है, और हम किसी भी इंसान को बहुत क्लोजली उसको देख सकते हैं उसकी ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ के। लेकिन यहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर किसी की आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हो तो हमें ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेमोरी से लिखी गई है। तो बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती है जो हम भूल जाते हैं, जो ऑटोबायोग्राफीज में हम नहीं लिख पाते। इसके अलावा कोई भी जब इंसान ऑटोबायोग्राफी लिखता है, क्योंकि वो खुद से लिख रहा है, वो ऐसी चीजें कभी नहीं लिखता जो उसके अगेंस्ट हो। इंसान खुद को हमेशा एज अ हीरो देखता है और दिखवाना चाहता है, तो वो लोग हमेशा ऐसी बातें लिखते हैं जिस तरीके से वो लोग अपने आप को खुद को दूसरों को दिखाना चाहते हैं, ना कि वो क्या खुद है। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा एक और बात कि ऑटोबायोग्राफीज में लोग हमेशा खुद को हीरो दिखाने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे वो लोग बोल देते हैं कि ये पार्ट जो मेरी लाइफ का है मेरे को अच्छे से याद नहीं है, मेरी मेमोरी में क्लियर नहीं है। लेकिन इनके पीछे कई बार मीनिंग ये निकल के आता है कि वो इतना खराब पास था, या फिर कुछ गलत एक्टिविटी वहाँ पे हो गई थी, या फिर कुछ छुपाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी की ऑटोबायोग्राफी को देखते हैं, किसी भी पुराने लीडर की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ पे हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग हमेशा ही होगा। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑटोबायोग्राफीज का ज़माना चल रहा है, बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज को कन्वर्ट किया जा रहा है मूवीज़ में, बहुत सारी बायोग्राफीज को मूवी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो वहाँ पे भी हमें जब भी हम मूवी देखें इस तरीके की, तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जिस तरीके से वो भगवान दिखा दिया जाता है लोगों को, भगवान होते नहीं है, बल्कि उनके पीछे बहुत सारी लंबी लंबी ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनको दिखाया ही नहीं जाता। सिर्फ और सिर्फ उनके एक्चुअली वो क्या है उसको चेंज कर दिया जाता है, और चेंज करने के लिए ही ऑटोबायोग्राफी बनाई जाती है। ये भी हमें देखने को मिलता है हिस्ट्री में बहुत सारे केसेस में। तो ऑटोबायोग्राफीज भले ही एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन एक केयरफुल रह के हमें ऑटोबायोग्राफीज को देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और किसी भी लीडर की जब भी कोई हिस्टोरियन पढ़ता है तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखता है कि ये सब चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे ये मिसिंग हो सकता है। इसके बाद हमारे सामने एक बहुत अच्छा सोर्स निकल के आता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिपोर्ट्स। यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि जो पुलिस वाले इस समय हुआ करते थे वो अलग अलग चीज़ों को स्पाई किया करते थे, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को नोट डाउन किया करते थे, उनकी रिपोर्ट्स लिखा करते थे। ऐसे ही अलग अलग लोग थे जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स लिखा करते थे किसी एक लोकल एरिया के बारे में, लोकल एक मूवमेंट के बारे में, और ऐसे हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलती है। हालांकि एक बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, इनके साथ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स अटैच है। जो बेसिकली जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बायस्ड होती हैं। अगर हम इंडिया के केस के बारे में बात करें तो इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था, तो ऑब्वियसली जो ऑफिशियल्स थे वो ब्रिटिश की तरफ बायस्ड थे, वो उनकी नौकरी कर रहे थे ब्रिटिश के अंडर में, तो ऑब्वियसली वो ब्रिटिश की सरकार की तारीफ में लिखेंगे। तो यही हमें देखने को मिलता है, जितनी भी मेनली हमें रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं उनमें इंडिया को खराब, इंडियंस को खराब और ब्रिटिश राज को सही बताया जाता है। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है फोर्टनाइट रिपोर्ट्स। फोर्टनाइट रिपोर्ट मतलब होता है ऐसी रिपोर्ट जो 14 दिन के पीरियड में लिखी जाए। फोर्टनाइट मतलब 14 दिन का पीरियड। तो ये रिपोर्ट्स में बेसिकली ये होम डिपार्टमेंट लिखा करता था। होम डिपार्टमेंट ये चीज़ इन फोर्टनाइट रिपोर्ट्स को लिखने का काम अर्ली 20s से कर रहा है, यानी कि बहुत पुराने टाइम से कर रहा है। पूरे जो मूवमेंट्स हैं उनको इन्होंने कवर किया बहुत सारे अलग अलग। और यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में, जो इन्होंने रिपोर्ट लिखी थी उसके बारे में। यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह को एकदम ही नेगेटिवली दिखाया गया है। उन्होंने जितनी भी गांधी जी की एक्टिविटीज थी उनको बोला गया एकदम सिली एक्टिविटीज है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इनका कहना था ये ऐसे लोगों को भड़का रहे हैं जो ब्रिटिश का अगेंस्ट जाना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ जनता के पास जा रहे हैं, उनको एकदम ब्रिटिश का अगेंस्ट कर रहे हैं, बल्कि वो एक्चुअली में ब्रिटिश के राज में बहुत ज़्यादा खुश है। इस तरीके इतनी हद तक इन लोगों ने एग्जैजरेट किया फालतू की चीज़ों को, इतनी हद तक इन्होंने बायस्डली लिखा है ब्रिटिश की सरकार की तरफ में। तो इस तरीके से हमें जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स देखने को मिलती है हमें बायसनेस देखने को मिलती है मेनली इन रिपोर्ट्स में, क्योंकि ये ब्रिटिश को फेवर करती है।
तो अब आप अपनी बुक देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगले 2 पेजों में ऐसे ही इन रिपोर्ट्स के बारे में डिटेल दी गई है कि ये होम डिपार्टमेंट जो अपनी फोर्टनाइट रिपोर्ट्स लिख रहा था उनमें क्या लिख रहा था। तो ये आप अगर चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत फिर से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। बेसिकली यही बात की जा रही थी कि गांधी जी ने ये एक्टिविटी करी तो उसके कारण हमें ये देखने को मिला, यहाँ पे सत्याग्रह हुआ तो इस तरीके से ये रिएक्ट किया आप लोगों ने, यहाँ पे ये देखने को मिला, पीपल ने कुछ इस तरीके से रिएक्ट किया, इधर पे बहुत बड़ी एक स्पीच चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी, बहुत सारे लोग देखने को आए थे। तो इस तरीके से इधर पे दिखाया गया कि होम डिपार्टमेंट जो रिपोर्ट्स लिख रहा था उसमें कैसे एक्टिविटीज को दिखाया जा रहा था। तो अगर आप चाहें तो एक रिपोर्ट जाके पढ़ सकते हैं, अलग अलग जगहों की रिपोर्ट दी गई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है अपने से कुछ लोगों के लिए, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर से एक बार बता दूं, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं। और अब हमारे सामने एक आखिरी सोर्स आता है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के बारे में हमने पहले भी बात करी, एक अच्छा सोर्स है किसी भी चीज़ के बारे में समझने में। ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स लिखे जाते थे जो इंग्लिश में लिखे जाते थे, हिंदी में लिखे जाते थे, या फिर किसी भी इंडिया की लोकल लैंग्वेज में लिखे जाते थे। इन न्यूज़पेपर्स में सारे जो मूवमेंट्स थे उनको बहुत क्लोजली देखा जा रहा था, उनको लिखा जा रहा था, बहुत अलग अलग रिपोर्ट्स लिखी जा रही थी। लेकिन यहाँ पे भी हमें उसी तरीके का एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। न्यूज़पेपर्स भी अक्सर ज़्यादातर बायस्ड ही होते हैं। अगर आप देखो कोई भी इंडियन न्यूज़पेपर, इंडियन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, तो वहाँ पे इंडिया की तारीफ ज़्यादा देखने को मिल रही थी। कोई लंदन का न्यूज़पेपर उठा दो तो वहाँ पे ब्रिटेन की तारीफ ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो ये हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। हर एक न्यूज़पेपर अपनी तरफ से किसी भी इवेंट को लिखता है। हमने टाइम के बारे में देखा, एक तरफ वो सत्याग्रह को एकदम नेगेटिवली दिखाए थे स्टार्ट में, फिर वो पलट गए थे, पॉजिटिवली दिखाने लगे, और गांधी जी की डेथ के बाद उनको अब्राहम लिंकन से कंपेयर कर दिया। वैसे ही इंडिया में ऐसे न्यूज़पेपर बहुत सारे थे जो किसी भी मूवमेंट को अच्छे से अच्छा, कोई बुरे से बुरा कांड भी होता है उसको भी एकदम पॉजिटिवली दिखाए थे, और कोई भी लंदन वगैरह का न्यूज़पेपर था वहाँ पे एकदम ब्रिटेन को पॉजिटिवली दिखाया जाते। तो ये काम न्यूज़पेपर हमेशा करते हैं, अपना बायसनेस हमेशा दिखाते हैं। तो कितने भी हैं, हमने सोर्सेस के बारे में बात करी, हमने रिपोर्ट्स के बारे में बात करी, हमें ये बात अच्छे से देख ली है और समझ ली है कि सभी रिपोर्ट्स में, सभी सोर्सेस में कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं जो हमें अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की कोई रिपोर्ट के बारे में, तो एक चीज़ वहाँ पर क्लियरली वो दिखाते हैं कि अगर वो जब भी अपने इंडिया के कोई मूवमेंट को सिली बता रहे हैं, उनको एकदम ड्रामा बता रहे हैं, तो वहाँ पर उनका डर देखने को मिल रहा है। वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लोजली देखा करते थे कि क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या सपोर्ट गेन हो रहा है, और उसको समझते तो बहुत अच्छे से थे। लेकिन जब भी वो अपनी रिपोर्ट्स लिखते थे वो कोशिश करते थे कि हम ब्रिटिश को वापस पावरफुल दिखा सकें, लोगों के माइंड में अपनी पावर को दिखा सकें। इसलिए हमें इनकी जो पावरफुल दिखने वाली जो स्पीचेस हैं, जो इनकी रिपोर्ट्स हैं, ये दिखाती हैं कितना ज़्यादा डर रहे थे एक्टिविटीज़ से, उनका फियर, उनके एंशियसनेस को दिखाती है। तो इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे हेल्प मिली तो आपके दोस्तों को भी होपफुली मिलेगी। बी अ गुड फ्रेंड, शेयर विद योर फ्रेंड्स। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, देव टाइम।